Hi everyone, welcome to my YouTube channel. You're watching Law by Nilay Kumar, and in today's video we'll be studying culpable homicide and murder under the भारतीय न्याय संहिता. अभी तक हम लोगों ने देखा था कि इंडियन पीनल कोड चलता था, बट सिंस 2024 दैट इज 1st of July 2024 भारतीय न्याय संहिता इफेक्ट में आ चुका है, राइट? और अब जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बी इट लॉ स्कूल एग्ज़ाम्स, बी इट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, उसमें हमेशा अब भारतीय न्याय संहिता पूछा जाता है, नॉट इंडियन पीनल कोड. ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन दिस वीडियो. अब हम जब बात कर रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर की, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है दैट इज़ होमिसाइड का मतलब क्या होता है ना? ये टर्म हमने सुना है, आपने यूएस अमेरिकन टीवी सीरीज़ वगैरह अपने होमिसाइड टर्म बहुत सुना होगा, होमिसाइड डिटेक्टिव सुने होंगे, राइट? होमिसाइड का मतलब बेसिकली क्या होता है? होमिसाइड का मतलब होता है टेकिंग अवे समवंस लाइफ बाय अनदर ह्यूमन बीइंग. जब एक इंसान दूसरे इंसान की डेथ कॉज करता है, उसकी मृत्यु करता है, राइट? सो टेकिंग अवे समवंस लाइफ, ये स्पेसिफिक है दैट इट हैज़ टू बी डन बाय अ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो उसको हम बोलते हैं होमिसाइड. जब हम इंडियन लॉ में बात करते हैं, होमिसाइड के दो सेक्शंस हमें दे रखे हैं. एक है हमारा सेक्शन 100 ऑफ द बीएनएस, ठीक है, सेक्शन 100 ऑफ द बीएनएस विच वाज अर्लियर इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 299. इसको ये बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड. इसको ये बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड. इसका दूसरा नाम जो हमारे पूरे बीएनएस में आपको दिखेगा दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. राइट? फिर एक इन्होंने सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 101 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता विच इज सेम एज सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. दिस टॉक्स अबाउट मर्डर. और इसको दूसरा तरीके से पूरे आपको भारतीय न्याय संहिता में एक फ्रेज मिलेगा दैट इज कल्पेबल होमिसाइड. इसको शॉर्ट में मैं CH लिख रहा हूँ, अमाउंटिंग टू मर्डर. मतलब कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाता है, राइट? तो ये दो सेक्शंस हमें इसमें बेसिकली पढ़ने हैं. सेक्शन 100 हमें बताता है कल्पेबल होमिसाइड के बारे में, और सेक्शन 101 हमें बताता है मर्डर के बारे में, राइट? चलो अब आगे देखते हैं क्या मतलब होता है. एक चीज़ और हमें यहाँ पे देखनी है, जब हम बात करते हैं किसी भी ऑफेंस की, उसमें हमेशा दो एलिमेंट्स होते हैं. पहला एलिमेंट क्या होता है? मेंस रिया. यस, यू गेस्ड इट राइट. पहला एलिमेंट होता है मेंस रिया और दूसरा एलिमेंट होता है एक्टस रियस. जब तक ये हर ऑफेंस में जब तक ये दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट ना हो, हम वैसे ऑफेंस को बेसिकली पनिशेबल नहीं मानते हैं, राइट? लेकिन हाँ, इसके ऑब्वियसली आपके पास कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस हो गए, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल जैसे इंडिया में चलता है. इन सारे केसेस में आपको मेंस रिया हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता. एक्टस रियस अपने आप में ही उसको कल्पेबल बना देता है, मतलब पनिशेबल बना देता है, राइट? मेंस रिया की जब मैं बात करता हूँ, मेंस रिया के ना बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं या फिर बहुत सारे डिग्रीज ऑफ मेंस रिया होते हैं. ठीक है, मेंस रिया कब बहुत ज़्यादा गंभीर माना जाता है और मेंस रिया कब बहुत ज़्यादा कम गंभीर माना जाता है, राइट? विच मीन्स दैट द मोर serious the mens rea is, the higher will be the punishment. The less serious the mens rea is, the lower will be the punishment. ये एक बेसिक रूल है जो आपको क्रिमिनल लॉ में हमेशा याद रखना है. जब मैं मेंस रिया की बात करता हूँ, हमारे पास कुछ वर्ड्स दिखते हैं. हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेंस रिया को बोलते हैं हम लोग इंटेंशन. ठीक है, इससे कंपैरेटिवली लोअर फॉर्म ऑफ मेंस रिया को हम लोग बोलते हैं नॉलेज, और इससे भी कम फॉर्म ऑफ मेंस रिया को हम बोलते हैं नेग्लिजेंस, राइट? अब ये तीनों वर्ड्स अभी आपको यहां पे मिलेंगे. जब हम बात कर रहे हैं ना होमिसाइड की, होमिसाइड
कि ये जो दो सेक्शंस है, इसके अलावा और भी कुछ सेक्शंस हैं जिसमें डेथ कॉज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप सेक्शन 106 ले लीजिए। सेक्शन 106 क्या बोलता है? डेथ बाय नेग्लिजेंट एक्ट, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। उसमें दो सबसेक्शंस हमें दे रखे हैं। पहला सबसेक्शन है कि अगर किसी रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट से किसी की डेथ होती है तो उसके लिए यह पनिशमेंट दे रखी होगी, ठीक है। दूसरा सबसेक्शन बोलता है कि अगर आपने डेथ कॉज की है बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ अ व्हीकल तो उसके लिए अलग पनिशमेंट दे रखी है। लेकिन जब आप उसको कंपेयर करोगे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के पनिशमेंट के लिए, यू विल फाइंड दैट कि नेग्लिजेंट एक्ट के कारण अगर डेथ हो रही है 106 में, उसकी पनिशमेंट इन दोनों से सबसे ज्यादा कम है। क्यों कम है? बिकॉज नेग्लिजेंस इज नोन एज, या फिर इसको हम समझते हैं द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ मेंसरिया, द लोवेस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया इन टर्म्स ऑफ सीरियसनेस, ठीक है। अब हम फटाफट से देखते हैं सेक्शन 100 क्या बोलता है। So here on your screen is your section 100 of which defines what is culpable homicide, या इसको हम culpable homicide not amounting to murder भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे सबसे प्लेन रीडिंग कर लेते हैं। Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such an act to cause death, राइट, दैट पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। बहुत छोटा सा सेक्शन है, ठीक है, बहुत प्लेन सा लगता है ऊपर ऊपर से, बट असलियत में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ज़रा इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। जब भी हम बीएनएस की बात करेंगे हम सबसे पहले उसमें एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहली चीज़, ठीक है, हु एवर कॉजेज डेथ ऑफ अ पर्सन बाय डूइंग एन एक्ट, ठीक है। ये दो चीज़ें सबसे पहले ध्यान देनी है। उसके बाद हम इसको 3 क्लॉजेज में डिवाइड करेंगे, ए, बी एंड सी, या आप उसको फर्स्टली, सेकेंडली या थर्डली के फॉर्म में देख सकते हो जब आप इंडियन पीनल कोड में जाओगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम उसको ए, बी और सी क्लॉजेस में अपने मर्जी से डिवाइड करते हैं। उसका रीज़न आपको इस वीडियो के एंड तक अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। पहली चीज़, कैसे डेथ कॉज की है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये हो गया क्लॉज ए, राइट। फिर है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अ बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, ये हमारा हो गया क्लॉज बी। और तीसरा क्लॉज है हमारा विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू कॉज डेथ बाय एन एक्ट, ये हो गया हमारा क्लॉज सी। फटाफट से यहां पे लिखते हैं क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। क्लॉज ए में क्या दे रखा है? यू हैव एन इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन, राइट, टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। दिस इज एज सिंपल एज दैट। मैंने आपके सर पे बंदूक रखी और मैंने आपको गोली मार दी, यू आर डेड, राइट। आई हैड द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ यू, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा क्लॉज ए में। जब मैं क्लॉज बी की बात करता हूं, क्लॉज बी में क्या बोला गया है? इंटेंशन था, डेफिनेटली। डोंट फॉरगेट, अभी हमने पिछले 5 मिनट में क्या पढ़ा था? डिफरेंट डिग्रीज ऑफ मेंसरिया पढ़े थे, उसको मत भूलिएगा। अभी हम इंटेंशन वर्ड यूज करें विच इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेंसरिया। मतलब आपकी लाइबिलिटी बहुत सीरियस है, सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिलने के चांसेस हैं अभी आपको, राइट। सो अब पहले क्लॉज में दे रखा है इन्होंने इंटेंशन वॉज टू कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन, प्लेन एंड सिंपल। बी क्लॉज में दे रखा है इंटेंशन है, बट क्या डेथ कॉज करने का इंटेंशन है? नहीं। द इंटेंशन इज टू कॉज अ बॉडीली इंजरी, इज टू कॉज अ बॉडीली इंजरी, और वो बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ, इज लाइकली टू कॉज डेथ। बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे वर्ड्स देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया है? लाइकली टर्म यूज़ किया गया है, राइट। क्लॉज सी देखते हैं आप ज़रा। क्लॉज सी क्या बोलता है? क्लॉज सी में लोअर फॉर्म ऑफ मेंसरिया यूज़ किया गया है, दैट इज नॉलेज। नॉलेज किस चीज़ की है आपको? दैट you have the knowledge that whatever act you have done, right, you have the knowledge is whatever act you have done is likely to cause death.
So you have knowledge that the act which you have done, right, that act is likely to cause death. ठीक है। क्लॉज बी में अगर हम देखते हैं, वहां पे क्या है, एक बॉडीली इंजरी आपने कॉज की है और उस बॉडीली इंजरी से सामने वाले की डेथ होने की संभावना है। लाइक्लीहुड का मतलब होता है संभावना, राइट। और यहां थर्ड क्लॉज में आपको क्या दे रखा है, यू हैव द नॉलेज दैट वॉट एवर एक्ट यू आर कॉजिंग इज लाइकली टू कॉज डेथ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव द नॉलेज कि सामने वाले इंसान को let's say he has recently come out of surgery, ठीक है, some abdominal surgery. I have the knowledge, ठीक है, but I don't know कि if I punch him in his abdomen वो मरेगा ही मरेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, but yes there is a likelihood. I have the knowledge कि इस इंसान के साथ अगर मैं, क्योंकि ये सर्जरी से बाहर आया है इंसान, उसको मैं अगर उसके एब्डोमेन में पंच करता हूँ, there is a likelihood कि that person is going to die, whatever be the reason, right? आपको इस बात की नॉलेज है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी हमें इतना ही समझना है, ठीक है। इसके बाद 3 एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं, ठीक है। इस सेक्शन के साथ 3 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। पहला एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, पहला एक्सप्लेनेशन हमें इस बारे में बता रहा है कि अगर आपने किसी इंसान को कोई इंजरी कॉज की है, ठीक है, आपने किसी इंसान को कोई इंजरी कॉज की है और उस इंजरी से डेथ हो जाती है उस इंसान की, और डेथ किस कारण से हो रही है, ना कि सिर्फ उस इंजरी से, आपने उस इंजरी को और इंटेंसिफाई कर दिया है, मतलब आपने उसकी डेथ को एक्सेलरेट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है आपके सामने वाला जो इंसान है, दैट पर्सन हैज एस्थमा, ठीक है, ही इज नाउ लुकिंग फॉर हिज एस्थमा पंप। आपने क्या किया, उसका एस्थमा पंप आपने उसको दिया नहीं। नाउ दैट कैन बिकम वेरी सीरियस फॉर सम पीपल हु हैव मोर सीरियस फॉर्म ऑफ एस्थमा, ठीक है। पीपल कैन इवन डाई बिकॉज दे नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन, राइट। लंग्स में उनके ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रहा है, आपने उनका एस्थमा पंप आपने नहीं दिया। अब आप बोलोगे देखो मैंने इस इंसान को कोई बॉडीली इंजरी कॉज नहीं की, ठीक है। देखा जाए तो कल्पेबल होमिसाइड के पूरे डेफिनेशन में अभी क्लॉज ए बी सी हमने देखा, उसमें कहीं भी ऐसा तो नहीं था कि आपने किसी इंसान को इंजरी कॉज भी नहीं की है उसके बाद भी आपको कल्पेबल होमिसाइड बोला जाएगा। द आंसर इज आपने इंजरी कॉज नहीं की है, लेकिन उसकी डेथ जिस कारण से हुई है, किस कारण से हुई है, किसी डिसऑर्डर से, डिजीज से या बॉडी इन्फर्मिटी से। यहाँ पे दैट पर्सन हैड अ बॉडी इन्फर्मिटी कि भाई उस इंसान को एस्थमा पंप की ज़रूरत पड़ती है, राइट। आपने उस इंसान को एस्थमा पंप नहीं दिया जिसके कारण उसके लंग्स में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचा एंड द पर्सन अल्टीमेटली डाइड। सो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव एक्सेलरेटेड समवन्स डेथ, एंड दैट इज व्हाई एक्सप्लेनेशन 1 में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके कारण आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो गए, इवन दो आप कल्पेबल होमिसाइड के किसी भी क्लॉज में डायरेक्टली फॉल नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन 1, 2 एंड 3 बेसिकली आर दो सिचुएशंस जहां पे आप कल्पेबल होमिसाइड के किसी भी क्लॉज में फॉल नहीं कर रहे हो, बट क्या हो रहा है, आप ए बी सी क्लॉज में फॉल ना करने के बावजूद आप किसी इंसान की डेथ का रीजन बन रहे हो। सो उसके एक्सप्लेनेशंस आपको यहाँ आपके अभी स्क्रीन पर दे रखा है। दिस इज बेसिकली एडेड टू सेक्शन 100 ऑफ BNS, उसके साथ दे रखा है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है, वेयर डेथ इज कॉज बाय बॉडीली इंजरी, राइट। और आपने उस बॉडीली इंजरी को ऑल्दो आपने कॉज किया हो, लेकिन उसकी डेथ उस बॉडीली इंजरी से नहीं हुई है, बट उसको प्रॉपर रेमेडीज या स्किलफुल ट्रीटमेंट टाइम पर ना मिलने के कारण उसकी डेथ हुई है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले लो आप, आपने किसी इंसान को लेट्स से आप ड्राइव कर रहे थे, आपने किसी इंसान को, उससे आपकी टक्कर हो गई रोड पे, ठीक है। दैट नाउ दैट पर्सन इज लाइंग ऑन द रोड एंड ही इज ब्लीडिंग, ठीक है। बट हुआ क्या, एक्चुअली नॉट ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली एकदम कि एकदम ऐसे बॉडी पार्ट कट गया है एंड ही इज नॉट, ऐसा कुछ नहीं है, बट ब्लीडिंग इन द सेंस कि हाँ उसके हाथ में चोट आई है, उसके नाक से खून निकल रहा है, उसके सर से हल्का खून निकल रहा है, विच इज़ अ साइन कि हाँ देर इज सम काइंड ऑफ इंटरनल इंजरी दैट द पर्सन हैज सफर्ड, राइट।
बट आपने क्या किया, उस इंसान को वहीं छोड़ दिया और आप अपने घर चले गए। वो इंसान क्या हुआ, वहीं रोड पे पड़ा रहा और अल्टीमेटली उसको हॉस्पिटल कोई उठा के लेके गया 2-3 घंटे बाद में पता चला कि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो पर्सन मर गया। अब आपको कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबिलिटी आपकी होगी कि नहीं होगी, ये क्वेश्चन है। द आंसर इज येस, बिकॉज एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है भले आपने बॉडीली इंजरी जो कॉज की थी उससे डायरेक्टली उसकी डेथ नहीं हुई, उसकी लाइफ बचाई जा सकती थी, लेकिन क्यों डेथ हुई, क्योंकि उसको टाइमली स्किलफुल ट्रीटमेंट या वो जो रेमेडी थी वो नहीं मिला। यू कैन नॉट से कि कोई और इंसान था या वो खुद उठ के चला जाता, नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने किसी को अगर कोई इंजरी कॉज की है तो आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, ठीक है। इवन दो बॉडीली इंजरी बहुत सीरियस नहीं थी, बट उस बॉडीली इंजरी का टाइमली ट्रीटमेंट होने के ना होने के कारण उस इंसान की डेथ हो गई, ठीक है। तो आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होगे इवन दो आपका वहां पे इंटेंशन नहीं होगा या नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन 3 क्या बात करता है, दिस इज वेरी सिंपल। अगर किसी मदर के वूम में चाइल्ड की डेथ कॉज की जाती है, ठीक है, तो वो होमिसाइड नहीं होगा। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है कि भाई आपने उस बच्चे की डेथ कॉज की है जो वूम में है, बट अगेंस्ट द लॉ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे देर इज एन एक्ट नोन एज मटर्निटी, एक मिनट, sorry, not maternity, medical termination, medical termination of pregnancy act. This is most likely 1971, although I would advise you कि आप इसको चेक कर लें because I don't remember this पर्टिकुलरली। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हमें ये बताता है कि कब एक वुमन के वूम में जो बच्चा होता है उसको अबॉर्ट किया जा सकता है, किस रीज़न के कारण अबॉर्ट किया जा सकता है, एंड किस वीक्स तक, 12 वीक्स तक, 20 वीक्स तक, 24 वीक्स तक, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दे रखी हैं। मान लो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बोलता है दैट यू कैन गेट इट अबॉर्टेड अप टू 20 वीक्स, राइट। बट आपने क्या किया, आपने 22 वीक्स में अबॉर्शन कराया। Will the doctor be liable for culpable homicide or whatever the punishment is given under the Medical Termination of Pregnancy Act? The answer is yes. आप एक्सप्लेनेशन 3 लगा के ये ग्राउंड नहीं ले सकते, एक्सेप्शन नहीं मांग सकते कि एक्सप्लेनेशन 3 में तो लिखा है कि कॉजिंग डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द वूम्स, मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड। नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। सो ऑब्वियसली बाकी लॉज जो कहेंगे वो तो अप्लाई होंगे ही होंगे, राइट। कॉजिंग डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम, ठीक है, उसके भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मदर का कंसेंट होना चाहिए या कोई लाइफ सेविंग सिचुएशन होनी चाहिए, इस तरह के आपको बीएनएस में देखोगे इन सेक्शंस के बाद ही आपको दे रखा है, राइट। या फिर आप चैप्टर देख सकते हो बीएनएस में ही विच टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, उसमें आपको दिख जाएगा, राइट। इसके बाद देखो इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छे से लिखी हुई है यहाँ पे, इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड, मतलब बच्चा बॉर्न हो चुका है, उसके बाद अगर आपने उसकी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाया हो या आपने उसके बाद पैदा होने के बाद उसको मारा हो, दैट विल बी एन ऑफेंस। कहने का मतलब ये है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स वूम इज नॉट एन ऑफेंस, लेकिन बच्चा जैसे ही पैदा हो जाता है उसके बाद मारते हो आप, ठीक है। जैसा हमने देखा होगा ये फीमेल फीटिसाइड का जो केस होता है जहाँ पे गर्ल चाइल्ड जैसे ही पैदा होती है उनको मार दिया जाता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, राइट। इंडिया इज़ वेरी इनफेमस फॉर दैट, उसके कारण से एक्सप्लेनेशन 3 ये डाला गया है। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच टॉक्स अबाउट मर्डर। क्या बोलता है, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। अभी ये वाला जो पोर्शन है इसको भूल जाओ, ये कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं इसी सेक्शन में, 5 एक्सेप्शन है जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ये एग्जैक्टली सिमिलर जो कल्पेबल होमिसाइड के क्लॉज ए में दे रखा था। फिर क्लॉज बी क्या बोलता है, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अ बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज विच इज लाइकली, ये देखो यहाँ पे नोज और लाइकली दोनों यूज किया है, टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। फिर क्लॉज सी क्या बोलता है, इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, ठीक है, एंड द बॉडीली इंजरी इज सफिशिएंट in the ordinary course of nature to cause death of a person,
एंड क्लॉज डी क्या बोलता है, दैट the act you have done is, and the person knows that whatever act is done by that person is imminently imminently dangerous, is imminently dangerous, I'm so sorry, imminently dangerous, that in all probability it is going to cause the death of that person, right? अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगा, एक एक करके ज़रा देखते हैं इसको। क्लॉज ए इज सेम जो हमारा कल्पेबल होमिसाइड के क्लॉज ए में दे रखा है। अगर आपका डायरेक्ट इंटेंशन है किसी को डेथ कॉज करने का, तो आप कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर के लिए लाइबल होगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ लिखी है और मर्डर में भी एग्जैक्ट चीज़ लिखी है, विच मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी punishable under section 101 of BNS, which is murder and not culpable homicide। ऐसा दोनों जगह क्यों लिखा गया है सेम सेम? क्योंकि this is something that you must know। अगर मैं कोई एक्ट कर रहा हूँ और मुझे उसके लिए प्रूव करना है कि वो मर्डर है, सबसे पहले मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि वो कल्पेबल होमिसाइड है, बिकॉज इट इज़ एक क्रिमिनल लॉ में ये प्रिंसिपल है जो ये कहता है कल्पेबल होमिसाइड इज योर बिगर सर्कल बेसिकली एंड मर्डर इज योर स्मॉलर सर्कल। ये आपका मर्डर हो गया अगर मैं सिलोजिज्म की तरह से आपको इसको पढ़ाने की कोशिश करूं, ठीक है। आउटर सर्कल आपका कल्पेबल होमिसाइड है, इनर सर्कल आपका मर्डर है, ठीक है। विच मीन्स every case of murder will fall under culpable homicide। Every action which is murder in the eyes of law will automatically be culpable homicide, but every culpable homicide is not going to be murder, ठीक है। murder is a higher degree of homicide, culpable homicide is a lower degree of homicide। that is the reason दोनों clauses same दे रखे हैं। अब जरा आ जाओ क्लॉज बी, क्या बोलता है? क्लॉज बी बोलता है इफ द एक्ट विच इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एंड द ऑफेंडर नोज दैट इट इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है। क्लॉज बी में आपका इंटेंशन क्या था? आपका इंटेंशन किस चीज का है? जस्ट अ सेकेंड, या सॉरी, आपका इंटेंशन किस चीज का है? अरे या आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ, लेट अस डू दिस। आपका इंटेंशन किस चीज का था? यहाँ पे आपका इंटेंशन था टू कॉज अ बॉडीली इंजरी। योर इंटेंशन इज टू कॉज बॉडीली इंजरी, रिमेंबर। यही सेम चीज वहां पे भी लिखी हुई थी क्लॉज बी में। क्लॉज बी में सेम चीज लिखी है, जरा पीछे देखो, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। यहां पे भी देखो क्या लिखा है, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, ठीक है, लाइकली टू कॉज डेथ दे रखी है, बट इसके साथ साथ क्या दे रखा है? द पर्सन हैज द नॉलेज किस बारे में? दैट the action is likely to cause bodily injury, is to cause death of the person। सिंपल। अब जरा सी देखते हैं। हमने कल्पेबल होमिसाइड के क्लॉज ए को, ठीक है, मर्डर के क्लॉज ए से कंपेयर करना है। हमको कल्पेबल होमिसाइड के क्लॉज बी को मर्डर के क्लॉज बी एंड सी से कंपेयर करना है, और कल्पेबल होमिसाइड के क्लॉज सी को हमें मर्डर के क्लॉज डी से कंपेयर करना है। इसी में हमेशा तुलना चलेगी हमारी, ठीक है। ये हमारा क्लॉज ए से होगा, ये हमारा क्लॉज बी से होगा, और ये हमारा क्लॉज सी से होगा। इसी में तुलना चलेगी हमारी, ठीक है। अभी फिर से वहाँ पे क्या था? इंटेंशन वॉज टू कॉज बॉडीली इंजरी, है ना, विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। क्लॉज सी में क्या दे रखा है यहाँ पे? इंटेंशन इज टू कॉज बॉडीली इंजरी। चलो ठीक है, ये सेम है, इंटेंशन इज टू कॉज बॉडीली इंजरी। इसके साथ साथ क्या दे रखा है हमें? इसके साथ हमें दे रखा है एंड द बॉडीली इंजरी इज सफिशिएंट in ordinary course of nature, in ordinary course of nature to cause death, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो।
मुझे पता है सामने वाले इंसान को, अभी हमने बात की थी ना, सामने वाले इंसान की एक सर्जरी हुई थी एंड उसके कारण पंच किया मैंने, ठीक है, आई एम अवेयर, लेट्स से, ठीक है, कि मुझे क्या करना है, मुझे सामने वाले इंसान को वो इंजरी कॉज करनी है, ठीक है, विच इज़ लाइकलीहुड कि हाँ कॉज होगी। बट मुझे ये बात अगर स्पेसिफिकली पता है कि इस इंसान को अगर ये इंजरी कॉज होगी तो इसकी डेथ होनी ही होनी है, राइट, इसकी डेथ होनी होनी, क्यों? क्योंकि उसके साथ एक स्पेशल कंडीशन है। क्या कंडीशन है? उसके एब्डोमेन में कोई सीरियस इंजरी, कोई सीरियस सर्जरी हुई है। दूसरा, जैसे ले लो पीपल हु आर ऑन ब्लड थिनर्स, ठीक है, ब्लड थिनर्स पे जो लोग होते हैं उनका वो ब्लड थिनर्स क्यों ले रहे हैं? बिकॉज उनके खून को पतला करना है ताकि उनके बॉडी में क्लॉट्स ना फॉर्म हो, ठीक है। अगर कोई इंसान ब्लड थिनर पे है, सो इवन अ स्मॉल बट डीप कट, इवन अ स्मॉल कट ऑन देयर बॉडी कैन बी फेटल, बिकॉज क्या होता है, उनकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर रिड्यूस हो जाता है और ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो अगर कोई इंसान मान लो किचन नाइफ से भी उसकी उंगली पे कट आ जाता, अगर आपके और मेरे कट आएगा, इट इज़ नॉर्मल फॉर अस, वो थोड़ी देर में खून अपने आप बहना रुक जाएगा। लेकिन जो इंसान को कोई ऐसा मेडिसिन है जो ब्लड थिनर की तरह जो काम, ब्लड थिनर्स पे अगर कोई इंसान है, उसके लिए वो फेटल हो सकता है अगर उस ब्लड को इमीडिएटली रोका नहीं गया तो, क्योंकि वो अपने आप नहीं रुकेगा, राइट। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मर्डर के केस में आ जाएगा। आपको पता है कि सामने वाले इंसान ब्लड थिनर्स पे, उसको अगर आप ऐसी इंजरी कॉज करोगे वो मर जाएगा, तब आप मर्डर के क्लॉज बी में फॉल करते हो, ठीक है। क्लॉज सी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैंने आपको क्या बोलते हैं, मैंने आपका क्या बोलते हैं, लेट्स से गला काट दिया, राइट ना, किसी का गला काटा, ये ऑब्वियसली डेथ होगी सामने वाले इंसान की, बिकॉज गला काटना इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर कि उसकी डेथ कॉज होगी होगी। किसी का गला काट रहे हो आप, उसका सर उसके धड़ से अलग कर रहे हो, राइट, देयर विल बी टू मच ब्लीडिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपका मर्डर के क्लॉज सी में फॉल कर रहा है, बिकॉज इट इज सफिशिएंट इनफ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। क्लॉज बी में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर नहीं दे रखा है, उसका क्या मतलब है, एक स्पेशल कंडीशन उस इंसान के साथ लाई करती है। क्लॉज बी में जब भी हम बात करेंगे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर इंसान के कारण, वो स्पेशल कंडीशन के कारण उसकी डेथ हो रही है, और आपको ये बात पता है कि वैसी स्पेशल सिचुएशन उस इंसान के साथ एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्लॉज सी में अगर मैं बात करूं, कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं है, नॉर्मली अगर मैं किसी भी इंसान का गला काटूंगा तो वो मरेगा ही मरेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लॉज बी से कंपैरिजन हो गया कल्पेबल होमिसाइड के। अब लास्ट क्लॉज हमें करना है। लास्ट क्लॉज में क्या दे रखा है यहाँ पे नॉलेज है उस इंसान को दैट जो आप एक्ट करने जा रहे हो इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस कि वो इन ऑल प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू कॉज डेथ। और वहां पे क्या दे रखा था, वहां पे हमें दे रखा है इन लोगों ने दैट आपको सिर्फ नॉलेज है इस बात की कि जो आप जो एक्ट करने जा रहे हो वो डेथ कॉज कर सकती है, उसकी संभावना है। लेकिन यहां पे क्या है, मर्डर के क्लॉज डी में संभावना नहीं है, होगी ही होगी। किसी इंसान को 20वें फ्लोर से मैं नीचे फेंक रहा हूं, उसकी डेथ होनी ही होनी है। ऐसा करिश्मत का चमत्कार ही होगा कि वो इस इंसान की डेथ ना हो, राइट। तो इसीलिए अगर आपको पता है कि आप जो एक्शन करने जा रहे हो वो हर प्रोबेबिलिटी में उसकी डेथ होनी है, तब आप मर्डर के लायबल होगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आप जो एक्शन करने जा रहे हो उससे सामने वाले इंसान की डेथ होने की संभावना है, सिर्फ श्योरिटी नहीं है। सेकंड फ्लोर से कोई इंसान गिरेगा, जरूरी नहीं है वो इंसान मरेगा, सीरियस इंजरी हो सकती है, हाथ पैर में जबरदस्त फ्रैक्चर आ सकता है, सर पे चोट लग सकती है, लेकिन क्या हर संभावना में वो इंसान मरेगा ही मरेगा? नो, नॉट रियली। तो एक बार आपको लगता है कि मर सकता है, बट 20वें फ्लोर से किसी को इंसान को गिरा रहे हो, मरेगा ही मरेगा, राइट। ये डिफरेंस है आपका मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई, क्यों हम क्लॉज बाय क्लॉज कैसे कंपेयर करते हैं जब भी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस काउंसिल्स लड़ाई करते हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट करते हैं, राइट। वो हमेशा इसी बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मर्डर होगा कि कल्पेबल होमिसाइड होगा, ठीक है। और जज को ये डिटरमिन करना है कौन से क्लॉज में फॉल करेगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि कौन से क्लॉज में फॉल करेगा, ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है? ये जानना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ये बात की थी इंटेंशन, नॉलेज एंड नेग्लिजेंस।
जितना ज़्यादा हायर फॉर्म ऑफ मेंसेरिया होगा उतना ज़्यादा पनिशमेंट, मतलब उतनी ज़्यादा सीरियसनेस है। इसीलिए आप देखोगे कल्पेबल होमिसाइड में जो 3 क्लॉजेस दे रखे हैं, ठीक है, वो आपको सिवियरिटी, क्लॉज ए सबसे ज़्यादा सीवियर है, क्लॉज बी लेस सीवियर है, क्लॉज सी लीस्ट सीवियर है, ठीक है, वो कम सीरियस है, इसीलिए पनिशमेंट भी कम होती जाती है। इसको अभी मैं आपको एक जजमेंट भी आगे दिखाऊंगा। क्लॉज ए जो है उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, जो दूसरा क्लॉज है उसको हम यूजुअली बोलते हैं सेकेंड डिग्री ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, और जो तीसरा क्लॉज है उसको हम बोलते हैं थर्ड डिग्री ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। जितने जितने डिग्रीज आप नीचे आते जाओगे पनिशमेंट कम होती चली जाएगी, ठीक है, जितना ऊपर जाओगे पनिशमेंट ज़्यादा होती चली जाएगी। आपको कल्पेबल होमिसाइड का अगर पनिशमेंट देखना है देन यू शुड रेफर टू सेक्शन 105। सेक्शन 105 जो है बीएनएस का, ये हमें कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट के बारे में बताता है। इसमें ये बात साफ दे रखी है कि अगर आप क्लॉज ए और बी में फॉल करते हो देन आपका जो पनिशमेंट है वो 5 to 10 ईयर्स ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और इसके अलावा 5 to 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, राइट, और इसके अलावा आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप क्लॉज सी में फॉल करते हो तो आपका अप टू 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट होगा, मतलब 1 महीने 1 दिन से लेके 10 साल तक आपकी पनिशमेंट वेरी कर सकती है, ठीक है। तो देख रहे हो आप, ये ज़्यादा सीरियस है, ये कम सीरियस है, राइट, और इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी ऑप्शन नहीं दे रखा है एज अ पनिशमेंट। तो दिस टेल्स अस कि कल्पेबल होमिसाइड में 3 डिग्रीज होती हैं, ओके। सिमिलरली आपको मर्डर में भी है, मर्डर में भी क्लॉज ए फर्स्ट डिग्री ऑफ मर्डर है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डिग्री ऑफ मर्डर, ऐसा बोला जाता है। जितना ज़्यादा आप क्लॉज ए में फॉल करोगे पनिशमेंट ज़्यादा होने के चांसेस हैं, आप बाकी क्लॉजेज में फॉल करोगे आप पनिशमेंट कम होने के चांसेस है। बट सिंस अगर मर्डर का आपको पनिशमेंट क्लॉज देखना है उसके लिए आप रेफर कर सकते हो सेक्शन 102 ऑफ बीएनएस, जो बेसिकली 2 ही तरीके के पनिशमेंट देता है, दैट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड दूसरा है डेथ, ठीक है। इसमें आपको, आई एम सो सॉरी, दिस इज 103 नॉट 102, दिस इज 103, जो आपको साफ बोलता है कि आप या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में अंदर जाओगे या डेथ पेनल्टी आपको मिलेगी, राइट। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो हमारा सेक्शन 102 है बीएनएस का, सॉरी 103 है बीएनएस का, उसमें 2 सबसेक्शंस हैं। पहला सबसेक्शन जो है वो सीधा सीधा मर्डर का पनिशमेंट बताता है, दैट इज आइदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। सबसेक्शन 2 जो है ये नया सबसेक्शन, ये नया सेक्शन है, ये पहले एग्जिस्ट आईपीसी में नहीं करता था, जिसमें दिया गया है 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलके किसी की डेथ कॉज करते हैं, ठीक है, किसी के डेथ कॉज करते हैं, ठीक है, विच इज बेसिकली फॉलिंग अंडर मर्डर, मर्डर के डेफिनेशन में फॉल करना चाहिए। और किस कारण से आपने डेथ कॉज की है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, सेक्स, रिलीजन हो गया, पर्सनल बिलीफ हो गया, इस तरह के फैक्टर्स के बेसिस पे आपने किसी इंसान को सिंगल आउट करके उसकी डेथ कॉज की है, तो उसके लिए आपको डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिल सकती है। ये एक नया सबसेक्शन और ऐड किया गया है, ठीक है। ये क्यों ऐड किया गया है, ये इसलिए ऐड किया गया है जो इतना ज़्यादा कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, रेस, रिलीजन के बेसिस पे हेटरेट फैलाने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए ये किया गया, ठीक है। तो इसमें इतना ही कुछ है। अब ज़रा एक्सेप्शंस देख लेते हैं, मैं जो एक्सेप्शंस की बात कर रहा था। मर्डर में 5 एक्सेप्शंस दे रखे हैं, पहला एक्सेप्शन आपकी स्क्रीन पे है। क्या है पहला एक्सेप्शन? एक्सेप्शन बोलता है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, मतलब आप मर्डर के लिए लाइबल नहीं होंगे, आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होंगे जब आप अपना आपा खो बैठते हो, मतलब सेल्फ कंट्रोल खो बैठते हो। क्यों? ड्यू टू ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन, सडनली आपको जब उकसाया जाए, ठीक है, सडनली आपको कोई गुस्सा दिला दे, उसके कारण अगर आप सामने वाले के ऊपर टूट पड़ते हो और उसकी डेथ कॉज कर देते हो, तो वो मर्डर नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। देखो, डेथ कॉज करना सडन प्रोवोकेशन में कल्पेबल होमिसाइड है, क्योंकि आप किसी की डेथ कॉज कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल एक्सेप्शंस में प्राइवेट डिफेंस देखोगे,
ठीक है, या फिर कोई और भी आप बाय कंसेंट देख लो, इंटॉक्सिकेशन देख लो, वहां पे आपकी लाइबिलिटी जीरो भी हो सकती है। लेकिन अगर आप इन वाले एक्सेप्शंस में फॉल करते हो तो आपकी लाइबिलिटी जीरो कभी नहीं होगी, राइट। फिर क्या है, इस एक्सेप्शन के भी 3 एक्सेप्शन दे रखे हैं। ये एक्सेप्शन तभी आपको मिलेगा एज अ डिफेंस जब ये 3 चीजें एग्जिस्ट ना करें। मतलब वॉलंटरीली आपको प्रोवोक नहीं करना चाहिए, मतलब आपने सामने वाले को उकसाया और उसने फिर आपको उकसाया तो आपने उसको मार दिया, नॉट पॉसिबल। अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप नहीं मार सकते, ठीक है। दूसरा, अगर पब्लिक सर्वेंट अपना ड्यूटी कर रहा था और उससे बचने के लिए आपने उस इंसान को मार दिया तो वो आपको एक्सेप्शन में नहीं आएगा। तीसरा, अगर सामने वाला इंसान अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब आप उसके लिए खतरा थे, ठीक है, उस इंसान ने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, किसी और चीज को बचाने के लिए, किसी और इंसान को बचाने के लिए अपना प्राइवेट डिफेंस, जो सेक्शन आपको किस में दे रखा है, सेक्शन 38 में दे रखा है, राइट, सेक्शन 41 में दे रखा है, वो एक्सरसाइज किया जहां पे वो डेथ कॉज कर सकता है और आपने उसकी डेथ कॉज कर दी इन रिटर्न, तो आपको ये डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो एक्सेप्शंस हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अभी आज 4 एक्सेप्शंस मैं आपको और दिखा रहा हूं। ये 5 एक्सेप्शंस आपको सिर्फ और सिर्फ मर्डर से छुटकारा देगी, कल्पेबल होमिसाइड के ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है। जनरल एक्सेप्शन जो आपको चैप्टर 4 बीएनएस में आपको दे रखा है, वो आपको कंप्लीट डिफेंस भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच ऑफ द केस, ठीक है। बट यहां ऐसा नहीं है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना आप, राइट। आगे चलते हैं। एक्सेप्शन 3 क्या बात करता है, एक्सेप्शन 2 लगता है स्किप हो गया है, ठीक है। एक्सेप्शन 3 क्या बात करता है, मैं एक्सेप्शन 2 डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डोंट वरी। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, ठीक है, इफ द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट और एडिंग अ पब्लिक सर्वेंट इज डूइंग समथिंग फॉर पब्लिक जस्टिस, ठीक है। कोई इंसान है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो एक इंसान को अरेस्ट करने जा रहा है, उसमें अरेस्ट करने के चक्कर में वो क्या करता है, अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है, ठीक है। अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है और सामने वाले की डेथ कॉज करता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा, ठीक है। अपनी लीगल लिमिट जो है, हर पुलिस वाले के पास एक लीगल लिमिट होती है कोई चीज़ करने की, उसको क्रॉस करके अगर वो किसी की डेथ कॉज कर देता है, बट वो डेथ गुड फेथ में कॉज होनी चाहिए, ठीक है, और वो उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो लॉफुल और नेसेसरी था, जैसे भाग रहा हो कोई इंसान अरेस्ट से, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। फिर क्या है, एक्सेप्शन 4 बात करता है सडन फाइट के दौरान, सडन फाइट के दौरान अगर कि कोई लड़ाई हो रही है, उसमें आप किसी की डेथ कॉज करते हो, ठीक है, जिसके कारण बेसिकली आप प्री मेडिटेटेड, मतलब पहले से सोचा समझा नहीं होना चाहिए, राइट, और गुड फेथ में कॉज किया कि ऐसा कुछ, सॉरी गुड फेथ नहीं, सोचा समझा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ हीट ऑफ पैशन कॉज किया, नॉट गुड फेथ, आउट ऑफ हीट ऑफ पैशन, गुस्से में कॉज कर दिया, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। अच्छा, एक्सेप्शन 1 और 4 में डिफरेंस क्या है, 1 में है आउट ऑफ, नॉट आउट ऑफ सडन हीट है, ऐसा हीट ऑफ पैशन नहीं है, वहां पे है प्रवोक करना, प्रवोक करना, किसी को उकसाना, ठीक है, किसी को इतनी बुरी तरह उकसाना कि वो आपकी डेथ कॉज कर दे, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे उकसाया नहीं जा रहा, यहां पे आप लोग एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, मे बी आर्ग्यूमेंट आपने स्टार्ट किया हो, चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस उस आर्ग्यूमेंट में होते होते, विच इज़ वेरी कॉमन, ठीक है, विच इज़ वेरी कॉमन, इंडिया में आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, विच इज़ वेरी कॉमन, उसमें अगर डेथ कॉज करते हो सामने वाले इंसान की तो वो एक्सेप्शन 4 में फॉल करेगा और आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगे, ठीक है। एक्सेप्शन 1 में आप कोई चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्शन 4 में मे बी आर्ग्यूमेंट आपसे स्टार्ट हुआ, नॉट अ बिग डील, ठीक है। जो रोड रेज केसेस होते हैं वो आपको एक्सेप्शन 4 में आ सकता है, राइट। एक्सेप्शन 4 के एक्सप्लेनेशन में यही बात दे रखी है कि अगर आपने फर्स्ट असॉल्ट किया हो, आपने रोड पे किसी इंसान को आपने चाटा मारा हो, फिर वो आपको चाटा मारा और आपने उसने गुस्से में उसका खून कर दिया, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। फिर एक्सेप्शन 5, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड इज अबव द एज ऑफ 18 years, सफर्स डेथ और टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ विद हिज ओन कंसेंट, कंसेंट उसने खुद दिया, पैराग्लाइडिंग ले लो, बट क्या है इसमें, अबव 18 years होने चाहिए, ठीक है। जो हमारा एक्सेप्शन 2 था, जो मुझसे यहाँ पे स्किप हो गया है, एक्सेप्शन 2 बेसिकली बोलता है कि अगर आप अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है, जो हमारा सेक्शंस
कहाँ पे दे रखा है, 44 तक में सेक्शन में दे रखा है। अगर आप अपना प्राइवेट डिफेंस दे रहे थे, राइट, दिस इज 34 ऑनवर्ड्स से लेके 44 तक, ये वहाँ पे दे रखा है। आप अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब अपने आप को बचा रहे हो या अपनी प्रॉपर्टी को बचा रहे हो, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और उसमें अगर आप सामने वाले की डेथ कॉज करते हो, कब, जब आपको अलाउड नहीं था। प्राइवेट डिफेंस में हमेशा डेथ नहीं कॉज कर सकते। देर आर सर्टेन सेक्शन, सेक्शन 38 एंड सेक्शन 41 स्पेसिफिकली बताता है कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में आप कब डेथ कॉज कर सकते हो सामने वाले इंसान की। लेकिन आप डेथ कॉज करते हो जो इन सेक्शंस में फॉल नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, तब आप, अगर आपने वो डेथ कॉज की है इन गुड फेथ, ठीक है, और वो नॉट प्री मेडिटेटेड, पहले से सोचा समझा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब आपने अपनी लीगल लिमिट क्रॉस कर दी और सामने वाले की डेथ कॉज की है, तो आपको एक्सेप्शन 2 में कल्पेबल होमिसाइड के ब्रैकेट में डाला जाएगा एंड नॉट मर्डर, राइट। तो ये हो गया आपका मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड पूरा। एक केस लॉ आपको खाली यहाँ पे देख लेना है, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनैया का केस लॉ है ये, ठीक है। आप इसको चाहें तो इंडियन कानून पे जाके गूगल पे फ्रीली मिल जाएगा, ठीक है। 1976 या 1977 का सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, इसको पढ़ लीजिएगा। आप जब उस केस लॉ को पढ़ेंगे, उसमें ना इंडियन कानून में हेड नोट दे रखा है जो अलग से फॉन्ट में आपको दिखेगा। जजमेंट आपको नहीं पढ़ना, आपको हेड नोट पढ़ना है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से जो चीज़ें मैंने अभी आपको इस वीडियो में समझाई है, यही एग्जैक्ट चीज़ जजेस ने उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में समझाई है। एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं, बट अगर आप उस चीज़ को रीड करना चाहते हैं, आई वुड डेफिनेटली एडवाइज यू, आप गूगल कीजिए, इंडियन कानून की वेबसाइट पे जाके आपको ये जजमेंट बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप के.एम. नानावती, एक और केस लॉ है, के.एम. नानावती का केस लॉ है ये, इसके ऊपर इंडिया में मूवी भी बन चुकी है। मूवी का नाम है रुस्तम, ठीक है। इसमें के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है ये, ठीक है। रुस्तम मूवी बनी थी जिसमें अक्षय कुमार मेन लीड में थे, ठीक है। वो मूवी इसी केस से प्रेरित है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। ये आप केस लॉ पढ़ सकते हैं अगर आपको फर्स्ट एक्सेप्शन टू मर्डर समझना हो, राइट। इसके अलावा आप वीरसा सिंह, एक और केस लॉ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वीरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है। इसको भी आप जाके इन सारे केस लॉज को आप इंडियन कानून पे सर्च करके आप देख सकते हैं और वहाँ पे सबके हेड नोट्स पढ़ लीजिए। इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। बाकी जजमेंट जो पढ़ना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम, राइट। सो एक ये मैंने आप लोग के लिए बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं होमिसाइड है, ठीक है। वो लॉफुल कब होगा, अनलॉफुल कब, लॉफुल कब होगा, जब वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता हो, जो एक्सक्यूजेबल या जस्टिफाइड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक जनरल एक्सेप्शन के ऊपर वीडियो बना के समझा दूंगा। अनलॉफुल कब होगा, जब वो कल्पेबल होमिसाइड के फॉर्म में हो, ठीक है, दैट इज अंडर सेक्शन 100। बट कल्पेबल होमिसाइड उन्होंने दो तरीके के दे रखे हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर विच इज सेक्शन 100 एंड कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर विच इज सेक्शन 101, राइट। ये हो गया। फिर ये नेग्लिजेंट ड्राइविंग और वो वाली बात है जो 106 में दे रखा है, ठीक है। फिर डिफेंसेस की बात की गई, डिफेंसेस में कंप्लीट डिफेंस अगर आपको लेना हो तो आप जो जनरल एक्सेप्शंस करके चैप्टर है उसमें आप ले सकते हैं, जो सेक्शन 14 से लेके 44 में दे रखा है। लेकिन अगर पार्शियल डिफेंस में आप फॉल करोगे, मतलब आपको पूरी पनिशमेंट नहीं, तो आप एक्सेप्शन जो दे रखे हैं, अभी हमने मर्डर के 5 एक्सेप्शंस पढ़े, उसमें फॉल करोगे तो आपको पार्शियल डिफेंस ही मिलेगा। तो ये वाले जो स्लाइड है ये आपका पूरे लेक्चर का समरी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट पूछना हो, सामने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, राइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।